वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी और हम इस बारे में आपको बहुत बताएंगे कि आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, शुरू कहाँ से होती है, और ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए मौजूद हैं शाज़लीन इकबाल, हु इज़ अ फिटनेस एंड स्लिमिंग कंसल्टेंट फ्रॉम महारोज़ ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में। तो शुरू करते हैं बात कि ओबेसिटी है क्या? ओबेसिटी है, देखें, ओवरवेट का टर्म हम सब जानते हैं कि व्हाट इज बीइंग ओवरवेट, एंड ओबेसिटी इज एन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ इट। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? कि व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरवेट, तो वन कैन बी ओवरवेट बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। फैट का स्टोरेज ज़्यादा है बॉडी में, या ये कि आपके मसल्स का वेट ज़्यादा है, बोन्स का है, पानी का वाटर रिटेंशन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ओबेसिटी जो है वो आपके फैट का स्टोरेज आपकी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से। ओबेसिटी में मसल वेट या बोन वेट नहीं आता? नहीं, इसमें टोटली ये है कि जो फैट का स्टोरेज है आपकी बॉडी में वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। अच्छा, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि जब हम अपने आप को वे कर रहे हैं कि अगर ये हमारा फैट है या ये हमारा बोन का मास है? हाउ डू वी टेल? हाँ, वी कम टू नो अबाउट इट। देयर इज एन इंटरनेशनल मेजर। अच्छा, पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला, इट्स कॉल्ड BMI जी, एंड BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। सो दैट इज द इजीएस्ट वे टू कंसिडर वेदर, बिकॉज हम लोग सब अगर ओवरवेट हैं और हमें ये नहीं पता कि वी आर ओबेस, सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग। और इसका एक स्टैंडर्ड है 24। अच्छा, इफ इट इज 24 to 25 or say 25, if you are below 25, the BMI is below 25, so that means your weight is normal, you are healthy. तो 25 से below normal है? Below 25 is normal. और अंडरवेट का क्या होता है? अंडरवेट का ये होता है कि 19.5 से लेके 24.5 तक। अच्छा, आप या 24.9 तक we consider them underweight. अच्छा, लेकिन 25 से 30 के दरमियान if the body mass index is, so we say कि we are overweight. But और overweight के बाद हाँ 30 से 40 तक then it is obesity. And if it is above 40 then it is very very obese. अच्छा, तो ये obesity को अक्सर लोग टर्म करते हैं as a disease, या ये मतलब कि it's really bad for your health? Well, we cannot call it a disease itself, but it can lead to a number of which we say non-communicable diseases. जैसे होती हैं कि एक से दूसरे को लग जाती हैं, it is not that. लेकिन जैसे cardiovascular diseases हैं जिसमें स्पेशली स्ट्रोक है और हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, और ओबेसिटी में आई थिंक थोड़ा सा बिकॉज क्योंकि वेट इतना होता है, फैट इतना होता है, तो ऑपरेट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन जैसे ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बाद आपके डायबिटीज़ है, दैट इज़ अ मेजर कॉम्प्लिकेशन। फिर ये है कि ओबेसिटी अगर है तो that can also lead to all these musculoskeletal diseases, जिसमें आर्थराइटिस आ जाता है सबसे पहले, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोन्स की डिफॉर्मिटी है, डिजेनरेशन है। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ओबेसिटी शुरू कब होता है, हमें पता कब कैसे चलता है कि there are many factors which affect obesity या which are promoting obesity. In fact, कि सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है आपकी, हम कहते हैं उसको पैथोजेनिक फैक्टर्स, यानी इमेजिनरी। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम पेट भर के खाएं, 3 दफ़ा दिन में खाएं और पेट भर के खाएं अच्छी तरह, तो वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि अब हम साइकोजेनिक की बात करते हैं जब, तो उसमें ये भी है कि बाज़ दफ़ा स्ट्रेस रिलेटेड होता है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि अगर टेंशन है तो ज़्यादा खाने से टेंशन रिलीव होगी, इसको एक रिलीफ मैकेनिज्म समझते हैं। कंफर्ट फूड जो बिल्कुल कंफर्ट फूड, उसमें उल्टा सीधा खा लेते हैं, चॉकलेट। बिल्कुल। और तीसरा ये होता है कि जैसे कोई ट्रॉमा हुआ, कोई सदमा हो गया, किसी के पेरेंट गुजर गए या कोई और एक्सीडेंट, डिप्रेशन में भी इंसान ज़्यादा खाने लगता है। तो यहाँ से भी अब जब वो खाना एक्स्ट्रा फूड हो रहा है, एनर्जी इनटेक आपका बढ़ गया, तो वो तो जाके स्टोर हो रहा है फैट की शक्ल में, और जब फैट की शक्ल में हो रहा है तो फिर ओबेसिटी तो हो रही है। और जेनेटिक फैक्टर्स कितना काउंट करती हैं? जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, क्योंकि जीन्स तो बिल्कुल जेनेटिक फैक्टर्स, अगर पेरेंट्स हैं, फैमिली आपकी में ज़्यादातर लोग ओबीज हैं, तो वो तो नेचुरली ओबेसिटी फैमिली में 20 to 25% जो है वो ये फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर भी इसमें काउंट करता है ओबेसिटी में। अच्छा, फिर चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन, जो वो कंट्रीज़ हैं जो लो इनकम, जिसको हम कहते हैं, या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके जो बच्चे हैं तो वो हाई डेंसिटी, जिसको हम एनर्जी डेंस फूड कहते हैं, कि हाई इन
फैट, हाई इन शुगर, ये वाली चीज़ें, और ये लो कॉस्ट होती हैं, तो उससे फौरी तवानाई तो मिलती है, लेकिन ये जाके क्या करते हैं, अब सब बल्क प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं कि आपका फैट स्टोर हो रहा है, तो ये बचपन से अगर ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल किया जाए। और आई थिंक ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम पाकिस्तान में कितना रेलेवेंट है, कितना प्रेजेंट है? पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़, क्योंकि कुछ अवेयरनेस अब तो होती भी जा रही है, लोगों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और टेलीविज़न के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू, फिर ये कि इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लेडीज़ पहले समझती थी कि बच्चों को जितना तली हुई चीज़ें खिलाएंगे बचपन में तो वो उनके लिए बहुत ताकत का ज़रिया है, जबकि ये बाद में पता चल रहा है रिसर्च से कि जो बच्चे ओबीस होते हैं बचपन में तो वो बड़े होके भी फिर वो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल। अभी हम बात भी कर रहे थे लिटिल व्हाइल अगो कि ये जो फास्ट फूड कल्चर जो आ गया है, और ये बहुत ये जो एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी आई थिंक सुपर साइज मी, जिसमें वो दिखाते थे कि सर्टेन फास्ट फूड चेन का खाना आपके लिए हेल्दी है, मतलब कि गलत लाइट में आपको दिखाते हैं। फिर किसी आई थिंक पता नहीं किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था और फिर पता चला कि इट्स सो बैड फॉर यू, और इन द एंड आपको डिजीजेस भी होती हैं, आप ओवरवेट भी होते हैं और ओबीस तक हो जाते हैं। जो ओबेस बच्चे होते हैं, फैट बच्चे हैं, उनमें जो फैट सेल्स होते हैं वो कम से कम 20 to 30% ज़्यादा होते हैं नॉर्मल बच्चे जो सिर्फ ओवरवेट बच्चे होते हैं। अच्छा। तो फिर वही बच्चे जब ज़ाहिर उनका एक बचपन से गलत ट्रैक पे वो पड़ गए खाने पीने के, तो फिर वो बड़े होके भी उनका वही हिसाब रहता है। तो क्योंकि इसमें पेरेंट्स का ज़्यादा रोल होगा, पेरेंट्स का, बिल्कुल, मदर्स का स्पेशली, और बस ईटिंग हैबिट्स हैं। और दूसरी बात ये कि जब फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो, तो जब दोनों चीज़ें साथ मिल जाती हैं कि फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है और खाना पीना भी गलत है, तो फिर यहाँ से सब प्रॉब्लम्स। और आजकल मतलब कि ये जो ज़माना बदल रहा है कि लोग, ये बच्चे जो है आप देखते ही नहीं है कि बाहर रोडों पे मतलब कोई खेलता है, क्रिकेट खेल, लेकिन इतने ज़्यादा पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, नहीं बाहर नहीं जाओ, हालात ठीक नहीं है, आप अंदर ही रहो। लेकिन नेबरहुड में थोड़ा सा करना चाहिए। आई थिंक अपने घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। टेबल टेनिस तो ऐसी चीज़ है कि आपको सिर्फ एक टेबल चाहिए, लेकिन आपकी एक्टिविटी है। स्विमिंग के लिए लोग जाते हैं, इंडोर स्विमिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसमें कुछ खतरा भी हो, लेकिन देयर आर मेनी वेज। ब्रिस्क वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, आई ऑलवेज से दैट। तो ये सारी चीज़ें अगर 30 मिनट्स डेली अपने रूटीन में शामिल कर लें कि हमें थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, तो फिर ये है कि वेट रिड्यूस होगा तो आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा इन सारी डिजीज़ेस की तरफ, या जितने भी इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं BMI हाई होने की वजह से। बिल्कुल, और यही हम अक्सर कहते भी हैं कि इट्स नॉट के नॉर्मल वेट पे रहने के लिए आपको सिर्फ खाना कम नहीं करना होता है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं और फिर उसको रखें। ये है कि इट शुड बी फॉर लाइफ टाइम, द लाइफस्टाइल चेंज शुड बी फॉर लाइफ टाइम। ये नहीं है कि थोड़े दिन कुछ आपने फॉलो कर लिया, वेट रिड्यूस हो गया, छोड़ दिया, फिर तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग बैक टू द सेम वेट। जी बिल्कुल। और आई थिंक अनदर थिंग, जब हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे तो आई थिंक थोड़ा सा ये भी नजर रखने पड़ती है कि आपका बच्चा टीवी कितना देख रहा है और वीडियो बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे कितनी देर बैठे हैं, क्योंकि आई थिंक अब वो थोड़ा रिप्लेस करे जा रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी को, वो कंप्यूटर वीडियो गेम से बहुत रिप्लेस कर रहे हैं। स्पेशली दिस फेसबुक कल्चर, अब तो 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया। सो आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बाहर, और जैसे आपने कहा कि अगर पेरेंट्स ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो आई थिंक द चाइल्ड शुड ऑल्सो गो टू द पार्क पे जाएं, या जो भी वो even playing with the ball, just throwing the ball and catching it, that is also physical activity. There are so many simple ways. ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को भी जिम भेजें। जैसे अब एक और ट्रेंड चल गया कि अगर गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चों को जिम भेज दो, तो जिम तो भेज दिया, लेकिन कितने अरसे फिर उनका स्कूल खुल गया, फिर वो पढ़ाई में लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लॉन्ग टर्म में नहीं काउंट करती, लेकिन अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी रखें जिसको आप हमेशा जारी रख सकें। राइट, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, और हमने बात की अभी ओबेसिटी यंग एज में, ये ओल्ड एज में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है? ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ये डिपेंड करता है। मैं आपको बड़ी आसान सी बात बताऊँ एक, कि अगर दो लोग हैं, दोनों का सेम वेट है, दोनों का BMI बिल्कुल सेम है, बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल सेम है, हाउ विल यू कम टू नो कि हु इज़ एट मोर रिस्क हेल्थ वाइज दैन द अदर, स्पेशली इन ओल्ड एज और मिडिल एज और आफ्टर 40s इफ वी से। और इट्स वेरी सिंपल। इसका ये होता है कि इफ़ यू मेजर योर वेस्ट सकमफ्रेंस, तो जब आप वेस्ट को अपनी मेजर करते हैं तो उन दो बंदों में से जिसकी वेस्ट ज़्यादा है उसको ज़्यादा ख़तरा है। और ये क्यों है
क्योंकि वेस्ट अगर आपकी ज़्यादा है, वेस्ट का सर्कमफ्रेंस, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि यू आर प्रोन टू हार्ट डिजीजेज। अच्छा। क्योंकि जो फैट डिपॉजिट होता है ना हमारा, वो ज़्यादातर होता है हिप्स पे और थाइस पे। लेकिन जब इस किस्म का कोई डिसऑर्डर हो जाए तो फिर फैट डिपॉजिट होने लगता है वेस्ट पे ज़्यादा होता है। जी, आई थिंक हमने अगर आपने ओबेसिटी गूगल किया हो या कुछ, तो उसमें जो पिक्चर्स आती हैं उसमें भी अक्सर दिखाते हैं कि आई थिंक वेस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दो चीज़ें हमारे यहाँ कहते हैं ना, हमारे यहाँ की ज़्यादातर ख़वातीन को कहा जाता है कि दे आर पेयर शेप्ड, नाशपाती। अच्छा, अब क्या होता है कि जब कोई इस किस्म का डिसऑर्डर होता है और वेस्ट पे जब एक्यूमुलेट होने लगे फैट, तो फिर ये एप्पल शेप हो जाता है। तो एप्पल शेप इंडिकेट्स कि देयर इज सम मेडिकल प्रॉब्लम, स्पेशली रिलेटेड टू द हार्ट। अच्छा, तो ये बॉडी मास इंडेक्स जो है, ये हम कैलकुलेट किस तरह करें? ये इंटरनेट पे ही जाके होता है? हाँ, नहीं, बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है। एवरीबडी कैन डू इट इवन एट होम। जो अपने सबको अपनी हाइट पता होती है आजकल जी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इंचेस और फीट में नहीं पता। कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट कर लें। आजकल सबके मोबाइल्स में कन्वर्टर है, सो सिंपल कि यू कैन इजीली कन्वर्ट इट टू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो द फॉर्मूला इज़ वेरी इजी कि वट एवर योर वेट इज़ इन किलोग्राम, अगर जैसे मेरा वेट है 56 kg मेरा वेट है, एंड आई डिवाइडेड बाय माय हाइट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5 meters 1.5 meters और मीटर्स में ही करना होता है आपको। yes you have to। और दूसरा ये है कि जस्ट से कि वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, वट एवर योर हाइट इज इन मीटर्स you have to divide it by height square, यानी 2 times। और फिर उससे आपका वो so what the result is, if it is 23, 24, 25, so that shows के are you overweight or do you have ideal weight or you are suffering from obesity। अच्छा, और पता मैंने अक्सर आई थिंक आई हैव नोटिस्ड दिस एज वेल कि जो लोग अपना BMI कैलकुलेट करते हैं और वो देखते हैं कि जो नॉर्मल वेट है उसके बीच में भी अगर आपका नंबर हो, तब भी लोग समझते हैं कि नहीं मैं ओवरवेट हूँ, मुझे वेट लूज करना है। जब तक वो अंडरवेट की लाइन पे नहीं आते हैं तब तक वो खुश नहीं होते हैं। आई ऑल्सो फील कि दे आर राइट इन अ वे कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बी अ लिटिल अंडरवेट इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवरवेट और जस्ट बीइंग ऑन द बॉर्डर। That's true, लेकिन अगर आप बीच में भी हो तो बीच में तो ठीक है, right? Like यहाँ कोई बीच ही नहीं है, it's a standard 25। So if you have 25 BMI, तो then you are healthy and your body weight is normal। तो लेकिन if it is a little higher or lower, so either you are underweight or you are overweight। और बेहतर हमेशा होता है कि आप underweight की तरफ ही रहें ताकि you can avoid being overweight। अच्छा, तो ये obesity पे आप फिर इसको ट्रीट कैसे करते हैं? मतलब कि चलें आपको पता चल गया कि आप ओवरवेट हैं, आप ओबीस की तरफ आप जा रहे हैं, सो व्हाट डू यू डू टू प्रिवेंट इट? सबसे सिंपल चीज़ तो ये है कि जो मेन वजह है जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है कि मोर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी आउटपुट इज़ नॉट एज मच एज योर इनटेक। तो उसकी वजह से तो ये फैट एक्यूमुलेशन शुरू होता है, वेट बढ़ना शुरू होता है। तो पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि अपना ईटिंग हैबिट्स जो हैं उनको थोड़ा सा चेंज करें, और इनपुट शुड नॉट बी मोर दैन योर आउटपुट। अगर फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, काम की नौयत ऐसी है कि बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी नहीं स्पेंड हो रही, तो फिर इट इज़ बेटर टू हैव अ लिटिल लेस इनटेक। अच्छा, और फिर ये यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात आ जाती है। ऑन दैट नोट में हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी न्यूट्रिशनिस्ट ज़हरा, और हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी ईटिंग हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं ओबेसिटी अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर। ब्यूटी एंड फिटनेस विल बी राइट बैक।